के बिहाफ पर सरदार बलदेव सिंह इस प्लान को इंडोर्स कर देते हैं। इस तरह ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, और दूसरा है कि पावर ट्रांसफर की डेट को ब्रिटिशर्स ने क्यों एडवांस कर दिया था। आइए एक एक करके दोनों सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को क्यों एक्सेप्ट किया। Why Congress accepted Dominion status? दोस्तों, 1929 की लाहौर कांग्रेस की स्पिरिट के अगेंस्ट जाते हुए कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि पहला तो इससे पीसफुल और क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर इंश्योर होना था। दूसरा, इस समय देश में बन रही एक्सप्लोसिव सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के पास अथॉरिटी होना जरूरी हो गया था। और तीसरा रीजन था कि इससे ब्यूरोक्रेसी और आर्मी में कंटिन्यूटी मेंटेन रह सकती थी, जिसकी बहुत जरूरत थी। इन सभी रीजंस की वजह से कांग्रेस 1947 में डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स को इतनी जल्दी क्या थी पावर ट्रांसफर करने की। रैशनल फॉर एन अर्ली डेट, August 15, 1947। दोस्तों, ब्रिटिशर्स जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 को भी पावर ट्रांसफर करने का बड़ा डिसीजन लेते हैं। इसके पीछे पहला कारण था कि वो चाहते थे कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस पर अग्री हो जाए। उन्हें लगता था कि जल्दी पावर ट्रांसफर करने से कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस को भी मान लेगी, और ऐसा हुआ भी। इसके साथ ही ब्रिटिश कम्युनल सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी एस्केप करना चाह रही थी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रिटिशर्स किसी भी तरह कम्युनल राइट्स में एंगेज नहीं होना चाहते थे। जब उन्हें इंडिया से जाना ही था, तो वो क्यों अपने रिसोर्सेज और जान यहाँ जोखिम में डालें? इसलिए वो फैसला लेते हैं कि इस सिचुएशन से इंडियंस को ही निपटने दिया जाए। अब बात करते हैं फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर की। फाइनल ट्रांसफर विद पार्टीशन। दोस्तों, 20 जून को बंगाल असेंबली और 23 जून को पंजाब असेंबली पार्टीशन के फेवर में फैसला करती है। वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाले थे, वहीं बाकी एरियाज यानी कि ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल इंडिया में ही रहने वाले थे। इसके कुछ समय बाद ही सिंध, बलूचिस्तान और फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला लेते हैं। माउंटबेटन का अगला टास्क था 2 बाउंड्री कमीशंस को अपॉइंट करना, एक बंगाल के लिए और दूसरी पंजाब के लिए। इंटरनेशनल फ्रंटियर्स को डिलीनिएट करने के लिए ये दोनों ही कमीशंस सर सिरिल रैडक्लिफ के नेतृत्व में अपॉइंट की जाती है, और इसे ये काम करने के लिए 6 वीक से ज्यादा का समय नहीं मिलता। जो बाउंड्रीज रैडक्लिफ अवार्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनके बारे में खुद वाइसरॉय भी एडमिट करते हैं कि वो दोनों साइड्स के लाखों लोगों के लिए पीड़ा का कारण बनने वाली थी। 5 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर बेस्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया जाता है। इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को रॉयल असेंट भी मिल जाती है, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। एक्ट के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिएशन होता है। दोनों ही डोमिनियंस के पास गवर्नर जनरल रहेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस एक्ट को इफेक्टिवली ऑपरेट करना। दोनों नए डोमिनियंस की कंस्टिट्यूएंट असेंबली उस डोमिनियन के लिए लेजिस्लेटिव पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी। एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। ट्रांजिशनल पीरियड में, यानी कि जब तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लेती, तब तक दोनों डोमिनियंस में शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। 1947 के एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया को अपनी फ्रीडम मिलती है। जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं।